बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज़। आईसीसी में एक बार फिर रैंकिंग्स में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं जिनके बारे में हमने बात ज़रूर करनी है। बाबर आजम शानदार कारकर्दगी के बाद उनकी स्टैंडिंग्स में तरक्की ज़रूर हुई है। सऊद शकील थोड़ा सा ड्रॉप हुए हैं रैंकिंग्स के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली रैंकिंग्स बड़ी मैटर करती हैं जब आप अपनी पर्सनल इंडिविजुअल फॉर्म्स भी देखते हैं और दुनिया क्रिकेट में क्या सिग्निफाई हो रहा होता है कि आपके कितने प्लेयर्स जो हैं वो इन्फॉर्म हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी से एन पहले। उसका वेन्यू अब तब्दील कर दिया गया है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ इसलिए होगा कि बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आपने फुल ड्रेस रिहर्सल देखनी है तो वो ये ट्राई सीरीज़ होगी। पता चलेगा स्टेडियम्स कैसे हैं, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये सीरीज़ जो है वो खेली जाएगी। मैचेस कराची और लाहौर में होंगे। इससे पहले ये फैसला किया गया था कि तमाम मैचेस जो थे वो मुल्तान में होना थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन चीज़ है क्योंकि हम स्टेडियम का जायज़ा लेना चाह रहे हैं, तो इससे बेस्ट मौका आपके लिए हो नहीं सकता। तो इस ट्राई सीरीज़ के बारे में ज़रूर बात करेंगे और इसकी अहमियत कितनी है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, जो हम स्टेडियम्स को गेज करेंगे, पिचेस जो हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हमें एक अंदेशा हो जाएगा कि किस तरीके की या किस तरह की पिचेस जो हैं वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने जा रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है। क्या शानदार प्लेयर रहे हैं, एक आइकॉनिक प्लेयर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। बहुत सारी खिदमात हैं उनकी लेटर ऑन इन द करियर, लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत ही शानदार रहे। लीग क्रिकेट में भी बहुत सारा नाम कमाया और मेरे ख्याल से एक शानदार उनका जो करियर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। तो मार्टिन गप्टिल को, उनके घर वालों को, उनके कोचेस को, उनकी स्टेट को जहां से वो खेलते हैं, सब को आई थिंक बहुत मुबारकबाद। एक शानदार करियर रहा है और बड़ा ही एक कैलकुलेटेड एक करियर हमने देखा है उनका, वेयर ही हैज़ बिन वेरी आई थिंक सक्सेसफुल इन हिज इंटरनेशनल करियर। और बहुत आप अक्रॉस फॉर्मेट्स हम बात करते रहते हैं काफ़ी प्लेयर्स की, तो मेरे ख्याल से मार्टिन गप्टिल थोड़ा सा अंडररेटेड ज़रूर रहे हैं। उनकी जो खिदमात हैं क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पर दुनिया क्रिकेट में बहुत सारे लोगों की बात होती है, बहुत सारे स्टार्स की बात होती है, वहाँ पर मेरे ख्याल से मार्टिन गप्टिल इज़ ऑल्सो राइट अप देयर एज वेल। तो एक शानदार करियर उनका अख्ताम को पहुँचा। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान कस्टम्स की, जिन्होंने 36 साल बाद कौमी हॉकी चैम्पियनशिप अपने नाम कर ली है और एक शानदार टूर्नामेंट अपने अख्ताम को पहुँचा। और पाकिस्तान कस्टम्स, जब हम हॉकी में कुछ डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हैं और उसमें पाकिस्तान कस्टम्स एक ऐसा इदारा है जहाँ पर हॉकी को बाकायदा तौर पर फ़रोग दिया जाता है। तो उनको बहुत मुबारकबाद हो, वो नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। उसके बाद बात करनी है सार्क स्नूकर चैम्पियनशिप की, जहाँ पर रवायती हरीफ भारतीय खिलाड़ी को नसीम के हाथों शिकस्त हुई है। क्यूएस मोहम्मद आसिफ और नसीम अख्तर जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुँच चुके हैं और दोनों ही बहुत शानदार खेलते रहे हैं पूरा टूर्नामेंट। इससे पहले भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में दोनों की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से बहुत अच्छा साबित होगा। पाकिस्तानी जो क्यूइस्ट हैं वो बहुत सारे एजाज़ पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान के लिए जीत कर ला रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी पजीराई नहीं मिल पा रही मेरे ख्याल से जितनी मिलनी चाहिए। तो इससे भी आपको आगाह करना ज़रूरी था। मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। आप आजकल ओपनिंग के बड़े अंदाजे लगा रहे हैं आप, मैंने नोट किया है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस है ना वो सही सिमत में जा रही हैं। यार मैं बड़ा हैरान था, कल ओपनिंग कहीं और से भी आ रही थी कि ये ओपन करेगा जिसका मुझे नहीं था, लेकिन कंसर्निंग साइन जरूर है आज मैं, क्योंकि थोड़ा सा साइम के बारे में खुद भी कहीं से पता कर रहा था। इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट गुड ऑब्वियसली। और आई थिंक वो करियर लॉन्जिविटी की बात कल भी मेरी एक साहब से हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कोशिश यही की जाएगी कि इसको एक्सपर्टाइट करके तो किसी तरह खिलाया जाए, लेकिन फिर वही आपको खदशा रहता है कि उनके करियर की लॉन्जिविटी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है और आई थिंक ओवरऑल आप सबके मेजॉरिटी सवाल जो हैं वो रहते ही साइम अयूब को लेकर हैं, लेकिन जिस तरह हमने आपको कल भी बताया था कि अभी तक बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। साइम की जो शिरकत है चैंपियंस ट्रॉफी में वो अब तक मशकूक ही है और लग यही रहा है कि वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं जनाब अली तनोली। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले पाकिस्तानी बैटर्स की ज़रूर बात करेंगे, जैसे हमने कहा रैंकिंग्स में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। सऊद शकील थोड़े से मुझे ऑफ कलर ज़्यादा नज़र आए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पर रही है पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये एक ऐसा मौका था और कहीं ना कहीं लगता यही है अगर थोड़ा सा करियर का मवाजना करें कि जहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक तेज़ होता है सऊद शकील वहाँ स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। देखिए उनकी परफॉर्मेंसेस तो बहुत ही आला, जब शुरू में हम 15 मैच देखते हैं, 10-15 मैच इनिंग्स देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी, पर उसमें एक चीज़ कॉमन थी जिसका इशारा आपने किया है कि स्पिन विकेट्स हमने देखा। गॉल में
उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। श्रीलंका जब गए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं उनका मिडल ओवर्स में इसीलिए इतनी कामयाबी का राज है कि वो स्पिन को बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं और बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, और उनका जो वेट ट्रांसफ़र है स्पिन बॉलर्स के ऊपर वो बड़ा क्विक होता है, बड़ा क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। अब जहाँ पे बात आ जाती है फास्ट बॉलिंग की, बाउंस की, वहाँ हमने उनको स्ट्रगल करते देखा है। और वो इस तरह का स्ट्रगल था कि दोनों मैचेस में आपको बिल्कुल ही चारों इनिंग्स में कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। और ऑब्वियसली ये कंसर्निंग साइन ज़रूर होता है एक प्लेयर के लिए कि वो चार की चार इनिंग्स को उस तरीके से ना कैपिटलाइज कर पाए। आपको छोटा स्टार्ट भी मिल जाए फिर भी आपको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर कंट्रीब्यूशन रही है सीरीज़ में। तो उसके ऊपर देखना उनको ज़रूर होगा आगे। जितनी क्रिकेट है उन्होंने, क्योंकि बड़ा मुश्किल है वो प्लेयर्स जो सारे फॉर्मेट खेलना चाहते हैं ना। अब अगर आप देखें तो सऊद शकील को T20 में उन्होंने अपने आप को मनवाने की कोशिश की है, वनडे वो अच्छा खेल रहे हैं, बट T20 में उन्होंने अब मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल रहे हैं। तो अब सारा फोकस उधर चला जाएगा तो टेस्ट क्रिकेट में कुछ ना कुछ पीछे रह जाएगा। कहीं ना कहीं कप्तान भी होने जा रहे हैं शायद, एक ना एक फ्रेंचाइज के, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ, देखते हैं कि हैं तो वो काफ़ी काम कैरेक्टर नज़र आते हैं कि प्रेशर को अच्छा हैंडल कर सकते हैं। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सलाहियत होती है कप्तान की कि वो प्रेशर हैंडल कर सके। और यही चीज़ हम शान मसूद का देख रहे थे कि प्रेशर मोमेंट्स में थोड़ा सा एक कप्तानी छूटी। जैसे आमिर जमाल का वो एक ओवर उस वक्त प्रेशर था, उस वक्त आपको नहीं उसमें आना था कि अब जब 3 बॉलर्स ही खिलाया तो उन्हीं से फिर करवाओ। तो वो चीज़ें जो होती हैं प्रेशर मोमेंट्स के अंदर जो फैसले होते हैं उसके अंदर एक काम माइंड का होना ज़रूरी है। तो वो उनके अंदर ज़रूर नज़र आता है। पर जो फास्ट बॉलर्स और बाउंस के ऊपर काम है वो उनको अभी करना पड़ेगा। बिल्कुल। अवैस साहब, आपने ये सीरीज़ हमारे साथ ही मुलाहिजा फरमाई, हम सारा एनालिसिस देते रहे। तो बाबर आजम और सऊद शकील पर क्योंकि मिडल ऑर्डर का खासा एक वो प्रेशर रहा था, बाबर ऑल दो के कोई बड़ी सेंचुरी हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन जो रन्स आए हैं लग ये रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको आ गया। सऊद शकील की भी हमने बात की, ऑफ कलर ज़रूर हैं और ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर पाकिस्तान को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कोई मिडल ऑर्डर बैटर जो है वो स्टैंड आउट करे। लेकिन पर्टिकुलरली बाबर आजम के ये जो कुछ रन्स हैं, थोड़ी सी रैंकिंग्स में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर शान मसूद की जहाँ पर हम कप्तानी की इतनी बात करते हैं, उन्होंने बाबर के बारे में बहुत अच्छी बातें की, बड़ा डिफेंड किया है उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि आपके स्टार प्लेयर जो हैं वो फॉर्म में नजर आए, ना सिर्फ फॉर्म में बल्कि कॉन्फिडेंस में भी वापस नजर आए जो वो पिछले कई सालों से गेन करते रहे। अहमद, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा, आपको पता है, वनडे मैचेस खेले हैं या खेलने हैं, थोड़े से आपके रहते हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 के करीब आपने खेलने, तो आपके पास बड़ा एक अच्छा चांस था कि आप अपनी कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते थे यहाँ पर। अब मसला वही आता है ना कि हम लोग वो टीम तो है नहीं कि हम लोग 6 या 7 महीने पहले हमने तैयारी की हुई, हमें पता हो कि यार ये कॉम्बिनेशन जो सा है आपका चैंपियंस ट्रॉफी तक जाएगा। आपको पता है अभी डेट्स भी शॉर्ट लिस्ट, आई गेस 11 तारीख को फाइनल है। जो डेट आपने अनाउंस करना है अपना स्क्वाड वो इनिशियल है, फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अभी तक बेशक वो आप हैं या मैं, हम भी यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं ना यार, आपका ओपनर कौन होगा, मिडल ऑर्डर में कौन होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ 6-7 महीने पहले तैयार नहीं की यहाँ पर। साउथ शकील का थोड़ा सा अगर बात करें तो मुझे खुद भी, क्योंकि आपको अगर आप जेसन गिलेस्पी की बात करें, आपने खुद भी इंटरव्यू लिया हुआ है, जब मैं खुद भी यहाँ बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर वो कहते थे कि जिस तरीके का कैरेक्टर वो है टीम के अंदर वो लेके आता है, लेकिन उसको टाइम चाहिए। लग रहा था कि अगर जेसन गिलेस्पी होते तो शायद कप्तान उनको बनाया जाता। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त शान मसूद पर तलवार लटक रही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बीच में गैप भी आया है। आपने एक सीरीज़ खिलाई, फिर उसके बाद एकदम उनको गायब किया, फिर आप वापस उनको लेके आए। कंसिस्टेंसी जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी आप प्लेयर को लेकर आते हो, जो सना बात करती हैं, हमारा एक मसला है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि एक लड़का अगर आपको मिल जाता है, अगर वो ऑन स्क्रीन जाके 3 मैचेस के अंदर फॉर इंस्टेंस वो 200 स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, तो हम कहेंगे हाँ यार ये आने वाला फ्यूचर है। बल्कि हम सॉरी ये नहीं कहेंगे आने वाला फ्यूचर है, कहेंगे यही फ्यूचर उठा के पाकिस्तान टीम में डालो। जो पाकिस्तान करंट लॉट के अंदर लड़का होगा उसको उठा के हम बाहर फेंक देते हैं और हम उसको फिर याद नहीं करते। और ज्यादती है मेरे ख्याल से जो आपके कंसिस्टेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हैं। वैसे इस सवाल पर मैं आपके पास वापस आता हूँ अली, आपका टेक इस बारे में ज़रूर लेना है कि ये मुश्किल सीरीज़ थी, हमें पता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बड़ा कॉमन हो गया ये कह देना कि जी कंडीशंस मुश्किल थी तो इसलिए परफॉर्मेंस नहीं हुई। माजी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो बड़े नाम रहे हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ हों, यूनस खान हों, ख़ास तौर पर अजहर अली, असद शफीक, वो ऐसी ही कंडीशंस में परफॉर्म करके बड़े प्लेयर बने। बिल्कुल। अब प्लेयर का पता ही इस वक्त चलता है कि जब आपकी कंडीशंस मुश्किल हों, इजी कंडीशन में तो कोई भी खेल लेता है। तो ये अगर एक्सक्यूज़ देना है कि जी फास्ट पिच थी, बाउंस था या हार्ड कंडीशंस थी, हम उससे यूज टू नहीं थे, आपको पहले भेज के पीसीबी ने आपको वहाँ पे टाइम भी दिया, लोग जल्दी से जेलन हो जाते हैं उन पिचेस से, उस कंडीशन से।
तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, टेक्निकली आप साउंड हैं, तो आपको उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को जितनी जल्दी हो सकता है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सीरीज़ ख़त्म हो जाए और आखिरी मैच में आप बोलें कि यार अभी मेरी वो लग चली है या अभी मेरी वो फॉर्म वापस आई है तो मैं इस कंडीशन से अभी यूज टू हूँ। तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर पहली इनिंग मिली है तो उसमें चलें, अगर कोई मसला हो जाता है, बॉल ऊपर नीचे होता है या टफ कंडीशंस होती हैं, आप पिच रीड करने में कोई मसला आपको पेश आता है, जबकि आपको नहीं आना चाहिए। आप पहले 2 माह, 1 माह या इवन 2-3 हफ्ते आप पहले चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देखें आप, वो बड़ा कैसे उनको बड़ी टीम क्यों माना जाता है। आपको वो एक मैच याद होगा ऑस्ट्रेलिया का जिसमें पैट कमिंग्स ने वो एक पिच पे एक तस्वीर ली थी, जिससे पहले इंडिया वो चीज़ें पिच रीड करता आया और उन्होंने सिर्फ एक तस्वीर लेके उस पूरी कंडीशंस को रीड कर लिया। तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर या बड़े रैंकिंग में आने की वजह ये है कि वो जितनी जल्दी होता है वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक्सक्यूज़ देते हैं सब कॉन्टिनेंट में आके जी पिचेस स्लो थी या वहाँ पे शार्प टर्न था या लो रह रहा था बॉल, तो वो उस चीज़ को जितनी जल्दी होता है वो अडॉप्ट करते हैं और उस जो आउटकम है उसमें पॉजिटिव आउटकम देने की कोशिश करते हैं वो। ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को एनालाइज करें। और अली, आप भी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान का शेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट तो बहुत ही कम है। जी जी। 2024 में तो आप सिर्फ 60 टेस्ट मैचेस अगर खेल रहे हैं, 7 से 10 तो मेरे ख्याल से हमारी एवरेज यही रहती है, इससे कम ही होगी, ज़्यादा तो होने नहीं वाली। तो इसके अंदर फिर प्लेयर का एक मुवाजना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर क्योंकि अब जिस तरह हम देख रहे हैं 2 मैचेस की वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ आ रही है, उसमें कई ऐसे प्लेयर हैं जो परफॉर्म करेंगे तो शायद पिछले दाग धुल जाएंगे। तो ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला अभी जैसे अवैस भाई ने भी कहा, बड़ी अगली जौन सी आपकी 17 महीने के बाद है टेस्ट बिल्कुल, हाँ, तो इंतजार ही करें उसके बाद। हमारा हम बड़े शॉर्ट, ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मेमोरी लॉस जो है वो तो बहुत कम है। और इस तरह की चीज़ें, एक तो हम एकदम से प्लेयर को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो बेचारा उस प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी प्लेयर आता है उसको हम फैब 4 में डाल देते हैं, फैब 3 में डाल देते हैं, विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, जबकि उस बेचारे को अभी हमने टाइम ही देना होता है। अब साइम की बात की जाए, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, चीज़ें अच्छी चलना शुरू हुई, पर ये कि अभी उसका इनिशियल है, अभी उसको आप खेलने दें, उसको टाइम दें, उसको टेस्ट में टाइम दें, तो वो बड़ा अच्छा आपको प्लेयर निकल के आएगा। और दूसरा आपने जो बात कही कि हम लोग कंडीशंस और ये बाकी जो टेस्ट रैंकिंग है उस पर भी काम करना चाहिए। हमारा आप देखें टेस्ट रैंकिंग में उस तरह कोई प्लेयर ही नहीं आता। हम लोग टेस्ट फॉर्मेट पे कोई इतना काम ही नहीं करते। हमारा फोकस वही शॉर्ट टर्म, जैसे PSL में किसी ने परफॉर्म किया उसको उठा के हम टेस्ट प्लेयर बना देते हैं। जबकि टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट और ODI की आप देखें, पूरे मुल्क में जो भी अच्छे बड़ी टीम्स हैं उनके पूरे स्क्वाड ही अलग है। ऐसे नहीं है कि उनके जो PSL खेल के आता है तो उसको आप टेस्ट स्क्वाड में डाल देते हैं, जबकि यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, PSL में आप परफॉर्म करें, उनको उठा के आप टीम में ले आते हैं। ये तो नहीं होता। और दूसरा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने किस लिए बनाया हुआ है? आप टेक्निक्स पे काम नहीं करते, आप प्लेयर की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे काम नहीं करते, आप स्टेमिना पे काम नहीं करते, आप डाइट पे काम नहीं करते। जबकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता ही इसीलिए कि आप ओवरऑल अपने प्लेयर को ग्रूम करें, उस पर टेक्निकली काम करें, उस पर ओवरऑल देखें, उसको ग्रूम करके वो प्लेयर बनाएं जो आपका लॉन्ग टर्म में आपको एक बेनिफिट दे सके। अच्छा, ये आई थिंक प्रॉब्लम ज़रूर है कि शायद हम अब उस लॉन्ग टर्म की तरफ जा भी नहीं रहे या सोच भी नहीं रहे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी साबित होगा कि आप अपनी टेस्ट कैंपेन में ना सिर्फ टेस्ट का शेयर बढ़ाएं, लेकिन आप अपना हाउस भी इन ऑर्डर रखें और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी उतनी फोकियत लेकर आएँ। उसके अंदर फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इन्वॉल्व हैं और बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अवैस जो जेसन गिलेस्पी की बात कर रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है कि जेसन गिलेस्पी जो ही पाकिस्तान के हेड कोच अपॉइंट हुए तो सबसे पहला इंटरव्यू हमने पाकिस्तान टेलीविजन पे उनका किया। तो इंटरव्यू में जब मैंने उनसे डोमेस्टिक का सवाल किया कि सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान में डोमेस्टिक की होती है, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ अरसा चाहिए इसको ज़रा स्टडी करने के लिए, तभी मैं इस पर कमेंट कर सकूंगा, जो मेरे ख्याल से एक बड़ा ही ऑनेस्ट ओपिनियन था। यही बात जब मैंने कप्तान को बताई तो कप्तान ने बड़ा मज़े का कमेंट दिया कि उसके लिए उनको भी श्योर होना चाहिए कि वो कितना अरसा जो है सिस्टम में रहेंगे, और वही हुआ, कुछ अरसे बाद जो है वो जेसन गिलेस्पी नहीं नजर आए। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो बड़ा कॉमन है। गिलेस्पी का किसी इंटरव्यू बारी था तो ये लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी बात बड़ी पर्टिनेंट थी। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को देखें, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अपने ही होम बेस्ड कोचेस के साथ जा रहे हैं,
लेकिन एटलीस्ट फिर ऐसी ग्लोबल एम्बैरसमेंट्स ना क्रिएट करें हमारे लिए। इस वक्त भी मेरे ख्याल से एक मिकी आर्थर का पाकिस्तानी और डैरन सैमी का पाकिस्तानी अंदर रह गया है, बाकी जो अब इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो थोड़ा सा क्रिटिकल तो ज़रूर है। नहीं, मिकी आर्थर भी ओवरसीज पाकिस्तानी बन गई, क्योंकि वो बाहर बैठ के जो है वो कोचिंग करते हैं, वो भी इधर आना उन्होंने छोड़ दिया। एक डैरन सैमी रह चुके हैं जो आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये बहुत लेवल पर मिसमैनेजमेंट है, और उससे नुकसान ये होता है कि ना सिर्फ प्लेयर्स बिटर होते हैं, आपके कोचेस भी बिटर हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोचेस भी और लोकल कोचेस भी। लोकल कोचेस से आप कहते हैं जी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप मतलब कोई भी उनको इंसेंटिव नहीं है। अगर एक कोच है वो चाहता है कि वो टीम को जिताए, उसको 6 जगह से प्रेशर है कि इसको खिलाओ उसको खिलाओ, फ़ोन उसको आ रहे होते हैं, पर अगर वो सबसे लड़के फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट जीत भी जाता है और 4 टूर्नामेंट भी जीत जाता है, अब्दुल रहमान जो हैं वो सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल कोचेस रहे, उनको आपने कितना टाइम दिया पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए? तो एक सीरीज़ में भी आपने उनको प्रॉपरली नहीं दिया और उसके बाद उनको साइड पे कर दिया। तो जब तक हम प्रॉपर इंसेंटिव नहीं देंगे, एक पाथवे में हमें नज़र नहीं आएगा सारे कोचेस को कि भाई और कहीं से आप फ़ोन करा लें, आप कुछ भी कर लें, नहीं आप जाएंगे पाकिस्तान टीम में जब तक आपने ये बॉक्सेस टिक नहीं किए होंगे। अभी कोई पाथवे नहीं है, जिसके जानने वाला किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाए वहाँ से वो बंदा आके कोच बन जाता है, कप्तान बन जाता है, टीम के अंदर आ जाता है। जब तक हम इस कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। गोरे को लाने से क्या फ़ायदा होता है? फॉरेन कोचेस क्यों सक्सेसफुल हैं? चाहे आप वुमेंस टीम को उठा लें, हमने अंडर मार्क कोल्स पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को हराया, हमने वेस्ट इंडीज़ को पहली दफ़ा हराया। क्यों? क्योंकि वो सिफारिश लेना छोड़ देता है, वो मेरिट पे आके काम करते हैं, क्योंकि उसने वापस आके इधर काम नहीं करना, उसकी रोजी रोटी यहाँ पे नहीं लगी। हमारे कोचेस को जब आप लाते हैं, एक बंदे को आप कस्टम से उठा के लाते हैं, एक आप पीटीवी से उठा के लेके जाते हैं, कहीं से भी उसके हेड कोचेस रोल से उठा के आप पाकिस्तान में लेके जाते हैं, तो अब उसको जब पीटीवी फ़ोन करेगा या कस्टम फ़ोन करेगा, उसको पता है मैंने वापस 3 साल बाद वहाँ जाना है, तो उसके लिए उसको मना करना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम लोग इस तरह के प्रेशर्स कोचेस से भी ऑफ नहीं करेंगे, मैं बहुत बात करती हूँ प्लेयर्स के लिए, पर मैंने देखा है कोचेस की भी रोजी रोटी लगी होती है और उनको भी समझ नहीं आती हम क्या करें। अच्छा, इसमें एक और मुवाजना ज़रूरी है, क्योंकि अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फोकस पाकिस्तान को छोड़कर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे भी ज़्यादा रहा है। तो लोग गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस को लेकर बड़े क्रिटिकल हो रहे थे, और वो मतलब यहाँ पर एक महाजराइयाँ शुरू हो गई कि शायद बीसीसीआई उनको सैक करने लगा है। तो मैं कल भी हमारी भी बात हो रही थी, हमने और भी लोगों से यही बात की कि वहाँ पर स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। अगर वो 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं तो रिगार्डलेस के रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ही विल स्टे इन दैट स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ तो जीत कर भी कोच चला जाता है, हमें नहीं पता चलता। पता ही नहीं, गौतम गंभीर के सितारे गर्दिश में मुझे भी लग रहे हैं, बट आपकी बात सही है। जनरली उनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है। अगर गौतम गंभीर का भी देखें तो आज भी रॉबिन उथापा का इंटरव्यू में पढ़ी थी कि भाई वो टीम एफर्ट थी जो हम जीते, ये सारा क्रेडिट ले जाता है, ये लॉबी बड़ी अच्छी है और पीआर बड़ी अच्छी है। तो वहाँ पर भी इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इंडिया में कोचेस हों या प्लेयर्स हों जिनकी लॉबी अच्छी है, वो भी चीज़ हमने देखी है कि जिनके एजेंट्स अच्छे हैं, जिनके पास तगड़े पीआर पीछे लगी हुई है, तो वहाँ पे उनको एज मिलता है। इधर भी पाकिस्तान में भी हुआ प्लेयर्स का कि यहाँ पर भी हमने देखा कि फिर वो जल्दी से आ भी जाते हैं, जल्दी से चले भी जाते हैं। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो कोचेस की भी फुकदान आपको नज़र आ रहा है, बाहर से आके क्यों कोई इफेक्टिव हो जाता है, उसकी आधी बात भी हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स को नहीं समझ आती अंग्रेज़ी। उसके बावजूद हम क्यों अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उसका जो ओवरऑल ताल्लुक है प्लेयर्स के साथ वो ज़्यादा सिंसियर होता है। बिल्कुल, और ऐसे नहीं है कि ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई फुकदान है। वैसे हमने अब्दुल रहमान साहब को भी देखा कि डोमेस्टिक में उनसे अच्छा कोच नहीं था। मल्टीपल टाइम्स उन्होंने केपी को चैंपियन बनवाया, और केपी को चैंपियन बनाने के बाद वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में आए। पहले एज एन असिस्टेंट कोच आए, फिर जब कोच ढूंढा जा रहा था तो उनको वो तरक्की दी गई। इंटरम एक लफ्ज़ हमारा बड़ा फेवरेट हो गया, लेकिन ऑब्वियसली फिर आप उस कंसिस्टेंसी से नहीं चलाते, फिर आप फिर कहीं ना कहीं वो तब्दीली कर देते हैं। यार एक चीज़ जो कप्तान ने बात की, हम हमेशा यहाँ पर बैठ के प्लेयर्स की बात करते हैं ना, कप्तान की। मैंने कहा ना, जब तक खुद कोचिंग कोर्स में नहीं पढ़ा तो अब जाके एहसास होता है यार बेचारे कोचेस का भी दिल होता है। मसला क्या है कि लिटरली कोच को नहीं पता होता कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का अगर मैंने फाइनल भी जितवाया ना, कि अगले सीज़न या उससे अगला जो टूर्नामेंट आना है, जब तो क्योंकि जो आप स्केड्यूल देखें तो बहुत आपने भारी स्केड्यूल कर दी है, क्या मैं कोच हूँ इस टीम का या नहीं रहूँगा। लिटरली वो चीज़ उसके दिमाग में चलती रहती है कहीं ना कहीं। एक अच्छी बात है कि आपने पूल ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा कर दी है, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन फ़ायदा ये है कि पूल ऑफ कोचेस भी आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। एटलीस्ट मैंने कहा ना कि जिस कोच ने भी अपना काम करना है उसके दिमाग में 3-4 चीज़ें चल रही। लेकिन वैसे उसको फिर प्रोफेशनल रहने देना चाहिए ना। आपने भी मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल के अरसे में ये देख लिया है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आपने एडजस्ट करना है किसी टीम का कोच लगा दे डोमेस्टिक लेवल पे। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये एक प्रोफेशनलिज्म है और कोचिंग ऐसे नहीं है कि बस मैं लेवल 1 लेवल 2 एक पीआर बेस्ड स्टंट करके तो आ गया तो मैं कोच बन गया। आपको एक वो बंदा चाहिए जिसकी रोजी रोटी है, जिसका अगले 5-10 साल हैं ही कोचिंग के लिए। देखिए हमारा जो आपने बात की ना बिल्कुल एब्सोल्यूट है। हमारा एक मसला क्या है यहाँ पर, हम लोग जब आप लेवल 1 की बात करते हो ना, मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत से नाम मुझे जहन में आते हैं कि जो लेवल 1 करके उनको एक एज क्या दे दिया जाता है, यार कायदे में ट्रॉफी खेला हुआ है तो चलो इसको अपना फर्स्ट क्लास टीम के साथ स्टेटस दे दो। बल्कि नहीं होता किसी दुनिया के अंदर। आपको अगर आपने टॉप टियर के साथ काम करना है आपको लेवल 2 मस्ट है, लेवल 3 भी होता है, लेवल 4 भी होता है। पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ है कि लेवल 2 के बहुत सारे कोचेस आपको मिलेंगे, लेवल 3 जोन से उसके अंदर आपको कम कोचेस मिलते हैं, क्योंकि लेवल 3 पाकिस्तान में होता ही नहीं है। लेवल 4 तो भूल जाए ना, अब तो होता ही नहीं। जिन्होंने मास्टर ट्रेनिंग कर ली है वो कर चुके हैं। यहाँ पर मसला सारा का सारा आता है, आप तो बात कर रहे हो ना हम लोग कायदे आज़म ट्रॉफी की कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइम टूर्नामेंट आपका अंडर 19 का होता है, पेंटाकुलर कप। अगर अंडर 19 भी है, अंडर 19 से नीचे आपका सीनियर डिस्ट्रिक्ट है। मुझे बताया ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से ऐसे प्रोफेशनल कोचेज हैं जो टीम्स के साथ लगे हुए हैं जिन्होंने लेवल 2 किया हो, क्योंकि उसमें कोई कोच जाना पसंद नहीं करता, उसको पता है पैसे को मिलने कोई नहीं है। ये तो वो है कि क्लब के साथ एफिलिएशन है, चलो जो क्लब के साथ पुराना चल रहा है मामला, मैं टैग लगा हुआ है चलो मैं साथ कर लेता हूँ। एफिलिएशन नहीं होती, आपको कोचेस को भी कहीं ना कहीं एजुकेट करना पड़ता है इस चीज़ पे। अब्दुर्रहमान भाई की आपने बात की, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन, और लिटरली मैं कहता हूँ क्लीन हार्ट पर्सन है। जब भी आप उनसे मुलाकात करो चेहरे पे मुस्कुराहट है, कभी परेशानी देखी नहीं। पाकिस्तान टीम के साथ वो लगे। मसला वही है कि मैंने कहा ना, आपके प्लेयर की बात करें, कोच को नहीं पता होता कि यार अगली सीरीज में मैं हूँ या नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूँ आकिब जावेद का मुझे नहीं पता कि चैंपियंस ट्रॉफी तक रहेंगे नहीं रहेंगे। जो हालात पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता कि आप क्या करते हो। अभी पता आपको खबरें आ रही हैं कि जी टेस्ट की पूरी टीम तब्दील होनी चाहिए। फिर लोग कहते हैं, अब ये भी लोग कह रहे हैं कि टेस्ट का फिर कोच भी आपको बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर तो चीज़ें बहुत सी चल रही होती हैं, लेकिन जो भी कोच आपका बनता है ये चीज़ प्लीज़ अपने जहन में रखनी पड़ती है। एटलीस्ट जो आपने गौतम गंभीर की बात की है, यार चलो 3 साल बहुत बड़ा फिगर है, यार एटलीस्ट साल तो दो ना, 6 महीने तो दो। हमारा मसला क्या है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं एक सीरीज पे उसको जज कर लेता हूँ कि यार इसके बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान टीम नहीं आगे चला सकता। वो आया है, उसको सेटअप को समझने में टाइम लगता है। गिलेस्पी भी आपको याद है, वो ये कह रहा था मुझे टाइम चाहिए, मैंने सेटअप को समझना है। आपको कि वो कोच आया, पूरी स्टडी उसने की हुई है। फिर सबसे बड़ा एक मसला क्या, हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में टॉप प्लेयर आपका कोच है ना, हेड कोच पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जितने कोचेज हैं उसके ऊपर एक बैठा हुआ बंदा पीसीबी में जो कि पूरी रिपोर्ट देता है, हेड कोच के साथ डिस्कशन होती है। बिल्कुल लिटरली वो अपना जो सी है फ्लेक्सिबल और खास करके क्लैरिटी उसके अंदर नहीं होती है। वैसे मैंने ब्रेक पर जाना है, उसके बाद ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। अली, आपका एक मैं क्विक एनालिसिस जरूर लूंगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में लिस्ट बहुत बड़ी है, कप्तान और प्लेयर्स कितने तब्दील होते हैं, वहाँ मेरे ख्याल से कोचेस की भी लिस्ट उतनी ही है तकरीबन। आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैम ने कहा कि क्राइटेरिया क्या है कि किसी की सिफारिश कोई रेफरेंस आ जाए, देखते हैं कि इसके पीछे कौन है। कितनी बड़ी पर्ची, अब तो खैर पर्चे आने शुरू हो गए। जिसका बड़ा पर्चा होगा तो वो बंदा आगे आता है। आप देखें जो हमारे, एक तो मीडिया का इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा है। होता क्या है कि एक बंदा जिसने ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब मोहम्मद यूसुफ की बात करें या जैसे अब्दुर्रहमान की बात करें, अगर उसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पे एक क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट एक्सपर्ट या जो भी है, एक वो टेस्ट क्रिकेट आप खेलें, उसने कितनी क्रिकेट खेली हुई होती है, वो हार्डली को 5 टेस्ट खेले हुए होते हैं। वो बैठ के ऐसे तजज़िये दे रहा होता है, वो पूरी ऐसी की तैसी करता है, वो मैनेजमेंट को रगड़ता है, वो चेयरमैन पीसीबी को रगड़ता है। इनको पता ही नहीं है ये प्लेयर ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा। अच्छा, वो उस प्रेशर में आ जाते हैं। मीडिया की जो पूरी एक हाइप बनती है, एक पूरी कैंपेन बनती है, होता क्या है, वही जो बंदा क्रिटिसाइज कर रहा होता है, मैनेजमेंट क्या करती है, उठा के उसको कोच बना देती है। हाँ। मतलब ये क्या क्राइटेरिया है। मतलब दूसरी आपने बात की कि इंडिया में एक स्ट्रक्चर है, एक टाइम दिया जाता है, जैसे वैस भाई ने बात की, अब टाइम तो दें। एक बंदे का एक प्लान है, जैसे गिलेस्पी की आपने बात की, वो कह रहा है मुझे कंडीशंस तो समझने दें। खुद एक तरफ आप कहते हैं जी हम कंडीशंस से यूज टू नहीं थे। प्लेयर हर दफ़ा ये प्ली लेते हैं कि भाई हम कंडीशन से यूज टू नहीं हुए, वहाँ पे हार्ड कंडीशंस थी। भाई वही प्ली आप एक कोच को भी तो लेने दें, वो आके बेचारा अपनी आपकी पिचेस तो रीड कर ले, आगे प्लेयर तो देख ले। दूसरी सबसे मेन बात जो मैम ने की कि आप देखें हमारे जो कोचेज़ हैं, कोचेज़ को चाहिए कि वो ये लाइक डिसलाइक पे ना जाएं। अब इंटरनेशनल कोचेज़ का क्या फ़ायदा होता है, वो सिर्फ टैलेंट देख रहे होते हैं, वो प्लेयर की टेक्निक देख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि यार ये आगे फ्यूचर में इस टीम के लिए कितना कारआमद है, वो उस पर काम करते हैं। यहाँ पे वही है, जो एक कोच भी है वो ये देखते हैं यार इस प्लेयर का कहाँ से सिफारिश है, ये इसके पीछे कौन खड़ा है, तो उसको देख के उसको चांसेस दिए जाते हैं। अब देखें बहुत सारे प्लेयर हैं, उनको कंसिस्टेंट चांस मिले, वो नहीं परफॉर्म किया।
जबकि सबको वही बात है, ये भी चीज़ नज़र आती है कि अगर अच्छा कोच है उसको नज़र आ जाता है यार इस प्लेयर में कितना टैलेंट है, कितनी पोटेंशियल कितना पोटेंशियल है और ये कितना चलेगा। एक बंदे की टेक्निक ही फेल है, उसकी पोटेंशियल ही नहीं है। हाल ही में ये भी एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड पाकिस्तान में रहा है कि कहीं ना कहीं किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से प्लेयर्स की कैंपेन शुरू हो जाती हैं और उसकी बेस पे टीम बहुत इफेक्ट होती है। लेकिन थोड़ा सा हमने ये ज़रूर देखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जिस दिन उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम मीडिया इन्फ्लुएंस से ये काम अब नहीं होने देंगे और ऐसे जो लोग हैं जो इवन साबिक क्रिकेटर्स का उन्होंने कहा कि जो बैठकर तनकीद कर रहे हैं उनकी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई जगह नहीं है। लेकिन आपको इस पॉलिसी को कितना बरकरार रखना है ये तो वक्त ही बताएगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू अब जारी रखेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और तज्जियाकार जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरसलान साहब आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आखिरकार ये फैसला अब हो गया है कि ट्राई सीरीज़ का जो वेन्यू है वो चेंज कर दिया है और अब हर बंदा यही कह रहा है कि फुल ड्रेस रिहर्सल है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास और ये ट्राई सीरीज़ ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए बल्कि पिचेस कैसी होने वाली हैं उसके लिए कितना ज़रूरी साबित होगा? दोनों चीज़ों के लिए ठीक है। और तीसरी बात, थोड़ा वावेला हो रहा था कहीं कि स्टेडियम्स यूं तैयार नहीं है, स्टेडियम्स वैसे तैयार नहीं है। फिर इमीडिएट बेसिस पे 2 दिन पहले इस पे मीटिंग हुई और फिर कहा गया कि इसको फटाफट फाइनल करें। और दोनों वेन्यूज़ ज़ाहिर है वही हैं जहाँ पर आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी के ज़्यादा मैचेस होने हैं। पिंडी में तो सिर्फ 3 मैचेस होने हैं, उसमें से एक पाकिस्तान का है और वो भी एक बांग्लादेश और बाकी मैचेस हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसको फटाफट फाइनल करते हैं ताकि ज़रा वावेला कम हो। तो आज काफ़ी अच्छा जवाब भी चला गया, ठीक है। और मेरा भी यही ख्याल था कि आपने अच्छा स्टेडियम तैयार कर लिया है तो डरना किस बात का। पिचेस नई है, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो नई, सॉरी, मतलब पिचेस वही हैं वो नई से मुराद हमारी हर बार कि जी पिच हम तैयार करें, तो वो खैर ये मामला है। लेकिन एक चीज़ देखिए ना आप, हमारे इतना इबाम क्रिएट कर देते हैं, हालांकि सारा कुछ ठीक हो रहा था। हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी वो डे 1 से टाइमली सेटल्ड थी कि इतना हिस्सा इस टाइम पे, इतना हिस्सा इस टाइम पे, इतना हिस्सा इस टाइम पे बन जाएगा। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन चीज़ों पे थोड़ा वोकल हो। अपने मीडिया जो उनका विंग है उसको थोड़ा वोकल करेंगे यार, आप कम से कम राइट टाइमली फ्लोट करें ना न्यूज़ कि जी इतना हिस्सा हो गया है, इतनी कंप्लीशन हो गई है, ये हिस्सा रह गया है इस टाइम डेट पे। अब तो बाकायदा डेट दे दी है कि 25 जनवरी को जो है वो तो देखिए ना, ये काम पहले से कर ले, क्या इशू था? कोई इशू तो नहीं था ना, हमें पता था। और मैं खुद भी विजिट कर आया हूँ तो मैंने देख लिया कि जी लाहौर वाला मामला इतना हो गया, इतना हो गया, तो अंदाज़ा हो रहा था यार हो ही जाएगा, कितना रह जाएगा। और आपने अगर टाइम दे दिया है कि चैम्पियंस ट्रॉफी यहीं होनी है, तो देखें ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है कंस्ट्रक्शन के, ये हो ही नहीं सकती। सब हो सकता है, बस पैसे आपने इन्वेस्ट करने होते हैं राइट टाइमली, आपने बाउंड करना होता है कंस्ट्रक्शन कंपनीज को। एडमिनिस्ट्रेटर सही चाहिए आपको। हाँ, तो वो हो सकता था, इतना बड़ा था नहीं। इशू सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा जो हुआ ना वो गवादर से शिफ्टिंग वाला हुआ, वो ज़्यादा बड़ा डैमेज मेरा ख्याल है। अच्छा अरसलान, ये देखें, इस पे हमें ये ज़रूर बात करनी चाहिए। आप बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामलात को फॉलो कर रहे हैं, आप इस पे बात भी करते हैं। ना सिर्फ मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी वजह चैम्पियंस ट्रॉफी बनी है कि ये स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं, बट जिस तरह की डेडलाइंस और टाइमलाइंस मीट की गई हैं, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये शायद हमें बहुत अरसे से अपनी ज़िंदगी में तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा था कि स्टेडियम्स बनेंगी। इवन उससे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि अगले 2 साल में या चैम्पियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद का पहला स्टेडियम जो है उसकी बुनियादें रख दी जाएंगी। ये बड़ी बात। और मैं इसके अलावा एक क्रेडिट देखें, ये तो क्रेडिट डेफिनेट है कि कुछ चीज़ें बन गई हैं, नज़र आ गया, सालों से थी। मुझे लगता है कि अब होप पैदा हो गई है कि बाकी टेस्ट सेंटर्स जो बिल्कुल फाल नहीं थे उस तरफ भी देखा जाए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई काम किया जाए। और शायद पेशावर को भी हम इनोता देखें कुछ अरसे में, हैदराबाद को भी इनोता देखें जो एक टाइम पे टेस्ट सेंटर भी रहा, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है और सियालकोट भी बिल्कुल ही खामोश में। तो अब लग ये रहा है कि हो जाएगा, कुछ मामला बेहतर होंगे। फिर आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी इसके साथ फाल होंगे ना। जब आप मुख्तलिफ सेंटर्स को फाल करेंगे, लोगों के लिए ये नहीं होगा कि यार मैं अगर मुल्तान रहता हूँ तो मुझे लाहौर आना पड़ेगा, मैं कराची नहीं हूँ तो मुझे कराची जाना पड़ेगा इंटीरियर सेंटर। तो ये अच्छी चीज़ें। इसके साथ एक अहम चीज़ ये कि मुझे लगता है जो अब चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मेरा ख्याल डिवाइड हो गई हैं कि किसने क्या काम करना है, किसने क्या काम करना है।
और कैसे करना है, थोड़ा सा ये चीज़ें बेहतर हैं। और पीसीबी में कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। चले कोचेस चले गए फॉरेन कोचेस, उसके बाद आकिब जावेद अभी थोड़ी देर पहले अवैस कह रहे थे कि पता नहीं उन्होंने होना है या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी तक, उन्होंने होना है वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, लेकिन उन्होंने होना है वो कहीं नहीं जा रहे, यही है, क्योंकि उनके होने की वजह से 2 कोचेस चले गए, तो उन्होंने यही होना है, वो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अब कोच लाना बड़ा मुश्किल काम है, कोई भी नहीं आएगा। और एक चीज़ सेटल हो रही है, वो जो टेस्ट टीम की बातें कर रहे हैं कि टेस्ट टीम चेंज करें, क्या चेंज कर देंगे? सिर्फ शान मसूद को आगे पीछे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? देखें, मैं बड़ा हैरान हो रहा था एक चीज़ पे कि कभी हम बाबर आजम के पीछे पड़ जाते थे कि यार आपने इतनी टेस्ट सीरीज़ हरवा दी, अब हम शान के पीछे पड़ गए कि यार आपने इतनी टेस्ट सीरीज़ हमें हरवा दी। हम उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते जो कैप्टन बनाते हैं कि यार आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन हल ये है कि ऐलान ही ना करें आप पाकिस्तान में ऐलान ही ना करें टीम में कि कप्तान कौन है। इसका बेहतरीन हल ये है ताकि हम किसी के पीछे पड़े ही ना। आप मुझे ये बताएं, हमने इतनी अच्छी चेंज की इंग्लैंड टेस्ट के वक्त ना, कमाल कर दिया, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। वो आउट ऑफ द बॉक्स हमने वहाँ जाकर नहीं सोचा साउथ अफ्रीका। मैं उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, कि भाई यहाँ तो पिच कंट्रोल कर लोगे, वहाँ थोड़ी आपको पिच बनाने देंगे। हमें अगर पता था कि एक ऐसी पिच है जहाँ पर स्पिनर चल जाएगा, आपकी रिलायबिलिटी डे 1 से, चाहे T20 ले लें, वनडे ले लें, टेस्ट ले लें, सलमान अली आगा पर इतनी रिलायबिलिटी है कि उसको आमिर जमाल बनाने पे तुलें कि ना वो आधा तीतर आधा बटेर। अब आमिर जमाल को भी नहीं पता मेरा रोल क्या है, 6 ओवर के लिए वो टेस्ट का बॉलर है। अच्छा, आपने और मैंने भी, क्लब और वैस ने भी, सबने, हम क्लब क्रिकेट बहुत खेली है हमने, तो एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला हमारी लोकल क्रिकेट में होता था कि जो बंदा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, आप उसे कहते थे अच्छा आज किससे मैच है, अच्छा बॉलर इनके अच्छे हैं, सब विकेट है, ओपनर भेज दो, तो वो चैप्टर क्लोज हो जाता था। तो शायद आपने इधर भी यही सिलेक्शन की कि चलें अगर मसाइल हैं तो देना जरा पता चल जाएगा। एक अब्बास को सपोर्ट किसने किया? अगर वो 6 विकेट्स ले गया था, दूसरा एंड थोड़ा सा सपोर्टिव होता तो हम कर लेते। मैं यही बार बार, यार आप नोमान अली को लेकर गए हो, साजिद को आपने ड्रॉप किया, पहले ये कंट्रोवर्सी क्यों लेकिन बनाई? अरसलान मुवाजना गलत है ना। अब होगा क्या, आप देखें, मैं बड़ा इस बारे में बड़ा वोकल और बड़ा क्रिटिकल हूँ कि हमने उन लोगों को इतना ज़्यादा ओवर हाइप करके स्टार बनाया है जिनकी अभी कुछ भी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं है। मैं शायद बहुत ज़्यादा तनकीद हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि नसीम शाह नहीं है फिट। आप ये बात करें, उनका मैं पेस तो वो बहुत नहीं अरसे है। से कह रहा हूँ, आप उसका weight अब तो होगा कम क्या कर कि दिया वो रिटेन हुए, परफॉर्म करेंगे, अगर 1-2 मैचेस में भी गेंद यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ गया तो एकदम से फिर से सारा ओनर्स जो है वो आ जाएगा। लेकिन आपकी टेस्ट क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको परफॉर्म करके दे रहा हो। सर मैंने आपको याद होगा यही कहा था कि ये जो T20 का कप हो रहा था, मैं चूंकि जाके देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, फ़खर मैच फिट नहीं था। मैंने कहा, बहुत लोग कह रहे थे यार फ़खर को डाल दो टीम में, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा यार यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा वो, आप इंटरनेशनल में उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? अब वो खुद भी कह रहा मैं बीमार था, वो जो रिजवान पे तनकीद हो रही थी कि बीमार क्यों कह दिया उसको, तो ये क्या कर दिया। भाई वो जानते होंगे ना यार, मैंने खुद देखा जी मैच फिट नहीं, शादाब बॉलिंग ही नहीं कर रहा। मतलब आप इतने बड़े लेवल के प्लेयर बन जाएं कि आप उस पूरे जो टूर्नामेंट है उसको ऐसे ले लें जैसे क्लब का मैच हो रहा है। यार मैं क्यों करूं बॉलिंग? और वो शायद इसलिए भी नहीं कर रहा कि यार मुझे 2 छक्के पड़ गए तो क्या बनेगा। फिर उस सकलैन मुश्ताक साहब के साथ वो बॉलिंग की वीडियोस डालकर कि जी मैं बड़ा कुछ सीख रहा हूँ उनसे, ऑफ स्पिनर से लेग स्पिन सीख रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा कोई कमाल का बॉलर बन जाऊँगा। ये चीज़ें यार थोड़ी सी अब ठीक करने वाली हैं, बहुत हो गया ना। आप सुपरस्टार बन तो गए सोशल मीडिया या पीआर प्रेशर्स या पीआर टैक्टिक से, भाई वहाँ परफॉर्म करो। अच्छा, बाबर कर रहा है ना। उस ट्रेनिंग की मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन ऑफ कैमरा। वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है एक मेरे उसकी। पास भी है। हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे। बट इसके साथ साथ हमने और भी मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करनी है, खासतौर पर मार्टिन गप्टिल के करियर को लेकर हम ज़रूर बात करेंगे। तो सना मीर, आपने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप कॉमेंट्री भी करती रही हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त करियर उनका देखा है, बड़े फ्लैम्बॉयंट, और मेरे ख्याल से हमेशा से वो बड़ा एक लाइमलाइट में कहीं नज़र आए, चाहे वो वर्ल्ड कप की वो ख़ास इनिंग्स हो, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस हो न्यूजीलैंड के लिए, तो बहुत सारी खिदमात हैं, बट अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। एब्सोल्युटली, आई थिंक अ ग्रेट एम्बेसडर, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है और टीम मैन नज़र आए हैं। जिस नंबर पे ऊपर नीचे भी कर दो, कुछ भी कर दो, बड़ी इंजरीज से फाइट बैक किया उन्होंने, बैड फॉर्म से फाइट बैक किया, तो इस तरह के प्लेयर नज़र आए। और उस टाइम पर इन्होंने T20 क्रिकेट में आके तगड़ी बैटिंग शुरू की, जिस पर कभी बहुत कम लोगों को समझ थी कि किस तरीके से T20 फॉर्मेट को खेलना है। तो आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर नजर आए। पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रही जाएगी वो जो 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें इनका जो एंड पे फिनिश नहीं हो सका, आई थिंक वो इनके लिए भी एक हाईलाइट तो नहीं कह सकते करियर की, पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट
रहेगा मार्टिन गप्टिल के लिए, और आई थिंक सब याद रखने वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, सब कुछ ठीक किया, बस एंड पे आके फिनिश नहीं हो पाया। बट ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ओवरऑल सर्विसेज रही हैं, बल्कि इनकी जो वाइफ हैं वो भी एक प्रेजेंटर हैं बड़ी ज़बरदस्त, लॉरा मैगोल्ड्रिक, वो भी हमारे साथ बड़ा काम करती रही हैं, बच्चे भी इनके बड़े प्यारे हैं, तो एक फैमिली मैन भी हैं, एक टीम मैन भी हैं, तो बड़ा अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी करियर को आगे लेके चला है, तो हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस। बिल्कुल बेस्ट विशेस। और एक पॉइंट पर तो हम भी बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि कुकुबुरो का बल्ला आने वाला था, मुझे याद है, तो हम बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि मार्टिन गप्टिल का बैट देखेंगे, भाई है क्या इसमें जो इस तरीके के शॉट्स पहुंच नहीं सका, बीच हाँ, में पहुंच नहीं सका, वो बीच में ही कहीं गायब हो गया। लेकिन अच्छा है वो पहुंचा नहीं, वरना वो जो 16 किट बैग्स का जिक्र हो रहा था वो उन्हीं में कहीं घूम जाता और पता नहीं फिर मिलता भी कि नहीं। हाँ नहीं, मैं आपसे पीछे जो हैं उनको कह रहा हूँ। बट अवैस एक अच्छा ज़बरदस्त करियर, बड़ा ज़बरदस्त करियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मार्टिन गप्टिल के साथ ऐसा नेट बॉलर दुबई स्पोर्ट्स सिटी में किया यार, वन ऑफ दी थिंग्स जो मुझे पसंद थी, ही वाज आप कह सकते हो कि टीम मैन, कि यंगस्टर्स हैं उसको हेल्प करना, उसको गाइड करना, क्योंकि जब आप एक नेट बॉलर होते हो, खास करके यंग एज में, जब आप देखते हो ना कि एक टीम आपके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, न्यूजीलैंड तो बड़ा कूल काम आपको नजर आती है टीम, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो लोग क्योंकि जिन्होंने इनको देखा हुआ है ऑन कैमरा, तो वो कहते हैं यार बड़े सख्त हैं, बड़े रूड होंगे, लेकिन लिटरली बहुत फ्रेंडली आपका नेचर उनका होता है। आई थिंक ओवरऑल न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जितने बहुत अच्छे हैं यार, मुझे याद है कि वो जिस तरीके से गाइड करता था, अगर उसको आपने शॉर्ट पिच भी मारी है तो उसको आप आंखें दिखा के, मुझे याद है आपको कि तूने कल पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करना है, तो बड़ा लाफ्टर मूवमेंट आपको नजर आपको आता है। लेकिन क्रिकेट उसने उस टाइम वो खेली है जो कि हम आजकल बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, मॉडर्न डे डिमांड की बात करते हैं, स्टैक्स के लिए आपको याद हो न्यूजीलैंड में वो खेलता रहा था, वहां से पिक हुआ न्यूजीलैंड टीम के लिए। फीट का अगर आपको याद हो कि ओनली 3 फिंगर्स उसकी फीट के ऊपर हैं, तो उस वक्त मुझे याद है एक टैग लगा था कि विल ही कंटिन्यू द इंटरनेशनल कैरियर, नहीं, क्योंकि रनिंग का कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ आ रही थी। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि एक चीज़ होती है, उसको फिर आप वो बहाना नहीं बनाते हो, या वो आप उसको आड़े नहीं आने देते, आप अपना कैरियर को परसू करते हो। जिस तरीके से वो लेके चला है, न्यूजीलैंड की जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, उसको चेंज किया उसने, ओपनर रहा, मिडल ऑर्डर के अंदर जाके खेलता हुआ है, तो ओवरऑल उसने बड़ा एक अच्छा उसका जो कैरियर है वो गुजरा है। लेकिन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ कि वो लोग हैं जो 90s के, खास करके हमारे थे कि यार हम लोग इनको देखते थे एग्रेसिव अप्रोच के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि ये छोड़ते जा रहे हैं क्रिकेट। बड़ा ज़बरदस्त करियर अरसलान उनका इख्तिताम पे पहुंचा है। PSL में भी बहुत ज़्यादा धूम थी मार्टिन गप्टिल को लेकर, ओवरऑल हर जहाँ जिस फ्रेंचाइज में वो खेले बड़ा सक्सेसफुल रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो खास तौर पर। यार उनके रिकॉर्ड्स देखें ना, 47 टेस्ट मैचेस, 198 वनडे और T20 इंटरनेशनल 122, इसमें सारों में उन्होंने 10,000 से ज़ायद रन्स किए हैं। फिर उनके सिर्फ T20 के मैचेस ले लें तो उसमें ही उन्होंने 10, जो इंटरनेशनल नहीं है, 9,000 प्लस रन्स हैं। फिर उनके फर्स्ट क्लास के रन ले, वो भी 7,800 से ऊपर हैं। तो यार ये कमाल तो देखें उनका, उनकी बैटिंग का था। फिर जो अवैस कह रहे हैं ना, अच्छी चीज़ क्या है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थी। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर अपनी जगह तब्दील कर लें, ओपनर से 1 डाउन चले जाएं, चौथे पर भी खेलें। इवन उन्होंने कुछ अर्सा 5वीं पोजीशन पर भी खेला जब ज़रूरत पड़ी न्यूजीलैंड को, क्योंकि ऊपर के प्लेयर ज़रा नए आ गए थे, ज़रा ज़बरदस्त प्लेयर्स थे। ये बड़ी अहम बात होती है कि आप सीखें भी ऐसे बड़े प्लेयर से। फिर PSL में काफ़ी सारे लोगों के साथ उन्होंने खेला, ड्रेसिंग रूम शेयर किया। मेरा ख्याल है बड़ा मोमेंट होगा उनके लिए भी ये चीज़ सीखना कि यार इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर। और न्यूजीलैंड से नो डाउट हम देखते हैं कि अच्छे डिसेंट प्लेयर्स तो आते हैं, लेकिन जेंटलमैन क्रिकेट वाले आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो बड़े जेंटलमैन क्रिकेटर थे। मैंने तो नहीं देखा कि कोई बड़ा तनाज़ा उनका कभी हुआ हो, या इस तरह से कभी उन्होंने जैसे एग्रेशन गैर ज़रूरी तौर पर आज के नए क्रिकेटर्स शो करते हैं, वो उन्होंने किया हो। तो वो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मेरा ख्याल है नए क्रिकेटर्स को सीखने की ज़रूरत है कि यार आप जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैन रहने दें। या तो फिर आप एग्रेशन शो करें तो ऐसा करें कि भाई जितवा दें, फिर सीरीज़ आप टेस्ट सीरीज़ जितवा दें तो फिर तो मज़ा आए कोई एग्रेशन शो करने का। लेकिन ज़बरदस्त बात करियर की मेरे ख्याल से हाईलाइट ये भी होगी कि वो उनका इंटरनेशनल करियर इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन उसके इख्तिताम पजीर होते ही कहीं बात नहीं हो रही कि मेंटोर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र या फिर कोच या मैनेजमेंट में कहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रिस केन्स भी ऐसे एकदम नहीं आ गए थे, क्रिस हैरिस भी नहीं आ गए, तो उनके यहाँ तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई कमाल की ज़्यादा गोल्फ खेलेंगे, फैमिली को टाइम देंगे। सबसे आसान तरीका था अंडर 90 के साथ मैनेजर लगा दो टीम का। मुझे तो स्टीफन फ्लेमिंग बड़े लंबे अरसे से खामोशी दिखाई देती रही है। वो तो इस तरह नहीं होता वहाँ कि बस इधर आप रिटायर हुए, उधर टीवी पे बैठे तनकीद की और कोच लग गए।
तो ये यहाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये सिस्टम बिल्कुल है। बिल्कुल। अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे। वैसे आपका भी बहुत शुक्रिया सनामी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जाने से पहले आज आप तमाम नाजरीन से एक अहम बात ज़रूर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बिल्कुल उसकी आमद है, पाकिस्तान में होने जा रही है। ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या ICC की नहीं है, ये जिम्मेदारी है मेरी, आपकी, हम सब पाकिस्तानियों की कि हम इस टूर्नामेंट को एक शानदार टूर्नामेंट बनाएं, यादगार बनाएं, इसको कामयाब बनाएं। और इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम तमाम तर जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहें, आप पॉजिटिव बातें करें, आप अच्छे तरीके से टीम्स को वेलकम करें। अगर आप ग्राउंड में जाते हैं तो एक अच्छा फ़ैन कल्चर दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हम बहैसियत कौम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिकेट में तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन तमाम चीज़ों को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में तमाम अच्छी बातें, तमाम पॉजिटिव चीज़ें, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो पिचेस की बात हो, चाहे वो टीम्स को वेलकम करना हो, बाकायदा तौर पर जिस मेहमान नवाजी के लिए हम जाने जाते हैं, मेरे ख्याल से उसको दिखाने का वक्त आ चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी आप सबकी भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी को आप एक कामयाब टूर्नामेंट बनाएं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।